चोरी हो या डकैती, लूट हो या फिरौती, बलात्कार हो या हत्या, या फिर हो आत्महत्या, पुलिस या फाइलों में दबी हर वारदात की होगी निगहबानी, क्योंकि हर जुर्म की होती है एक कहानी। देखिए जुर्म की दास्तां रात 11 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। बिहार में एकला चलो की राह पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिया नरेंद्र मोदी को बिहार आने का न्योता। टूट सकता है जेडीयू के साथ गठबंधन। यूपीए सरकार ने लांघी लक्ष्मण रेखा, सत्ता से जाना जरूरी। बीमा और पेंशन में एफडीआई के फैसले से ममता आग बबूला। खुदकुशी केस में किंगफिशर प्रबंधन पर दर्ज हो सकता है कत्ल का केस। शरद यादव ने सरकार से की कार्रवाई की मांग। और सचिन ने दिए संन्यास ना लेने के संकेत। एक इंटरव्यू में बोले तेंदुलकर नवंबर में ले सकते हैं रिटायरमेंट पर फैसला। करीब 20 दिन पहले जब सरकार ने खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को मंजूरी दी तो बाजार ने तो इस फैसले को हाथों हाथ लिया, लेकिन सियासी गलियारे में इससे हड़कंप मच गया। यहां तक कि सरकार की अहम सहयोगी ममता बनर्जी यानी दीदी ने भी उससे अपना नाता ही तोड़ लिया। तब ऐसा लगा था कि शायद सरकार अपने फैसले पर झुक जाएगी, लेकिन 1993 में वित्त मंत्री के तौर पर देश के आर्थिक उदारवाद के दरवाजे खोलने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बड़ी धीमी आवाज में ही सही, लेकिन इस फैसले पर सरकार के अड़ने के संकेत दिए। और अब सरकार एक बार फिर आर्थिक सुधारों की दिशा में बड़ा फैसला कर चुकी है और इसके जवाब में दीदी सरकार पर से अपना विश्वास खत्म होने का ऐलान कर चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं सियासत। और सियासत में आज हम बात कर रहे हैं दीदी ममता बनर्जी की। सरदारी रे, अब तो हमारी बारी रे ना। अब नहीं चलेगी तेरी ये सरदारी रे। जी हां, प्रकाश झा की नई नवेली फिल्म चक्रव्यूह का ये गाना दीदी के आज के सियासी मिजाज पर एकदम सटीक बैठता है। महंगाई और एफडीआई पर सरकार से अपना समर्थन वापस लेने वाली तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी सरकार पर और सख्त हो गई हैं। उन्होंने बीमा और पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाए जाने को अनैतिक फैसला करार दिया है और मनमोहन सरकार को सत्ता से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने पर जोर दिया है। पेंशन और बीमा क्षेत्र में एफडीआई को मंजूरी देने का कड़ा विरोध करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे अनैतिक फैसला करार दिया है और मनमोहन सरकार को सत्ता से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने पर जोर दिया है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने यूपीए के सभी सहयोगियों से भी इसका विरोध करने को कहा है। सरकार का जाना जरूरी है देश को बचाने के लिए। अल्पमत सरकार इस तरह की अनैतिक भूमिका नहीं निभा सकती। आइए अविश्वास प्रस्ताव लाएं। हमने इस मुद्दे पर माननीय राष्ट्रपति से भी मिलने का फैसला किया है। आज के इन सरकार के जनविरोधी फैसलों ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। इन महत्वपूर्ण फैसलों का करोड़ों भारतीयों की आजीविका से सीधा संबंध है। इन फैसलों को एक अल्पमत सरकार ने लिया है जो अनैतिक है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% किया जाना और पेंशन क्षेत्र में 49% एफडीआई की अनुमति दिए जाने से लोगों की जीवन भर की बचत असुरक्षित हो जाएगी। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने जनता के हक की बात करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली किया था। जनता के हक के लिए एक बार फिर से सरकार पर सवालों की बौछार कर रही हैं। अब देखना ये है कि ममता बनर्जी के सवालों का सरकार के पास कोई जवाब है या नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो ममता न केवल रिटेल में एफडीआई के मसले का विरोध कर रही हैं, बल्कि उन्होंने जो फैसला कल मनमोहन की सरकार ने लिया है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई का जो दायरा बढ़ाया है 26 से 49% एफडीआई का अब दायरा किया है मनमोहन की कैबिनेट ने, इस पर भी ममता ने नाराजगी जताई है। और पेंशन में जिस तरीके से 26% एफडीआई को मंजूरी दी गई है, संशोधन जो बिल है कंपनी संशोधन बिल, उसे भी मंजूरी मिली। इन तमाम मसलों को लेकर जो तमाम सुधारों की तरफ बढ़ना चाहती है मनमोहन सरकार, उस सरकार के सामने अब ममता बनर्जी खड़ी हैं, जो कि पुरानी सहयोगी हैं सरकार की, और इसी मसले को लेकर उन्होंने अपना समर्थन वापस भी लिया है। और अब अन्य दलों से भी ममता बनर्जी ये अपील करती हुई नजर आ रही हैं कि वो भी उनका साथ दें, वो अविश्वास अगर प्रस्ताव लाती हैं तो उनका समर्थन किया जाए। और क्या हलचल कांग्रेस की तरफ से है, हमारे संवाददाता कौशलेंद्र इस वक्त 24 अकबर रोड पर कांग्रेस दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हैं। कौशलेंद्र, बड़ा सवाल यही है, ममता बनर्जी ने संकेत दे दिए हैं कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगी, कांग्रेस के अंदर क्या हलचल देखी जा रही है? कौशलेंद्र, सुन रहे हैं आप? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क साधने की। जरूरी यह बात है कि कांग्रेस इस ऐलान को किस तरीके से लेती है, क्योंकि यहां पर सवाल ममता बनर्जी का खड़ा हुआ है, लेफ्ट का खड़ा हुआ है, और साथ साथ मुमकिन यह भी है कि एफडीआई के मसले पर जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया था कि अगर ममता अविश्वास प्रस्ताव लाती हैं तो इसका समर्थन किया जाएगा, तो मुलायम भी कहीं ना कहीं अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है। और सरकार कहां अब तिकड़म फंसाना चाहती है? डीएमके भी एक ऐसी पार्टी है जो ये संकेत दे चुकी है कि एफडीआई को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए, एफडीआई के खिलाफ वो खड़े हुए हैं। और अगर एफडीआई का मसला सदन के अंदर उठता है तो वहां पर अविश्वास प्रस्ताव में जब डीएमके बाहर होगा, टीएमसी सरकार से पहले ही बाहर है, मुलायम सिंह यादव समर्थन नहीं करेंगे, तो कौन से समीकरण के आधार पर सरकार बचेगी? क्या मायावती अंदर आएंगी, या फिर जो दूसरे दल हैं उनकी तरफ निगाह मनमोहन सिंह कर सकते हैं? शायद वो जयललिता हो सकती हैं, या फिर बीजू जनता दल की तरफ भी मनमोहन का रुख हो सकता है, जो संकेत मिल रहे हैं। लेकिन क्या इस फैसले को गंभीरता से सरकार ले रही है, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी ये स्पष्ट कर चुकी हैं कि वो मुमकिन है कि अविश्वास प्रस्ताव लाएं। और कौशलेंद्र के पास एक बार फिर से जा रहे हैं। कौशलेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या रुख इस वक्त सरकार का आपको लगता है? क्या अंदर कोई हलचल देखी जा रही है? जी, एक्चुअली सरकार ये मान चुकी है कि वो इस रास्ते पे बढ़ेगी। आर्थिक सुधारों के मद्देनजर जो भी फैसले लिए गए हैं, सरकार इस बात पे पहले से तैयार है कि उसके चाहे जो भी परिणाम निकले। एक्चुअली सरकार एक मैसेज देना चाहती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को कि वो आर्थिक सुधार के मामले पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, चाहे उसका परिणाम जो भी हो। सरकार चाहे जितने दिन चले या उसका जो भी परिणाम निकले। रही बात ममता बनर्जी के इस मामले पे कि उस सरकार के खिलाफ वो विश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है, तो ममता बनर्जी को भी ये पता है कि सरकार के पास ऐसी अगर सरकार बचाने की जहां तक बात है तो उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं। मुलायम सिंह के साथ और मायावती के साथ सरकार बचा लेगी, सरकार कांग्रेस सरकार बचा लेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका एक वोटिंग क्लास है, उसे वो एड्रेस करना चाहती हैं कि वो, और इन सारे एफडीआई के इशू को वो ये मानती हैं कि ये सरकार जन विरोधी है, और सरकार के खिलाफ वो अपने जो उनका वोटिंग क्लास है उनको एड्रेस करना चाहती हैं। तो अपने वोट बैंक पर निशाना कहीं ना कहीं को भी ये पता है कि सरकार तो बच ही जाएगी। अगर इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव कभी आता है तो सरकार के स्वास्थ्य पे कोई खतरा नहीं है। लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल में और पूरे देश में ये मैसेज देना चाहती हैं कि जो भी एफडीआई के मामले हैं वो जन विरोधी हैं, और इसी मामले को वो अपना एक ऑडियंस जो उनका है, जो उनका एक वोटिंग क्लास है, उसको वो संबोधित करना चाहती हैं। बिल्कुल, अपने वोट बैंक को संबोधित करना चाहती हैं और कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक बढ़ाना भी चाहती हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये खड़ा हुआ है, टीएमसी बाहर पहले ही चली गई है, डीएमके ने भी एफडीआई के मसले को लेकर संकेत ये दिए हैं कि मुमकिन है कि अगर सरकार एफडीआई पर अपने फैसले वापस नहीं लेती, महंगाई पर फैसले वापस नहीं लेती, तो वो भी
इस अविश्वास प्रस्ताव में टीएमसी के साथ शामिल हो सकती है। सवाल मुलायम सिंह यादव को लेकर भी खड़े हुए हैं, क्योंकि एफडीआई के मसले पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों अपने जो स्टैंड हैं वो क्लियर कर चुके हैं कि एफडीआई को किसी भी हाल में प्रदेश के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो क्या ऐसे में यह माना जाए कि मुलायम एक बार फिर से पलटेंगे? जी, एक्चुअली सरकार ने पहले ये तय कर दिया है कि जिस राज्य सरकार की मर्जी है वो एफडीआई को, वो इन्वेस्ट के लिए जो डिटेल में एफडीआई आने वाली है ये ऑप्शनल है, हर राज्य सरकार के लिए ऑप्शनल है। लेकिन मुलायम सिंह को भी ये पता है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती है एफडीआई को लागू करना वहां पे डिटेल में, तो उसके लिए वो बाध्य नहीं है। लेकिन मुलायम सिंह की भी एक वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो उसे एड्रेस करना चाहते हैं कि हम जन विरोधी ऐसे किसी फैसले को जो सरकार की है उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जहां तक बात है मुलायम सिंह की, तो उनके अगर वो सरकार में है तो उनकी अपनी कोई मजबूरी है, और ये मजबूरी उनकी ये है कि जो डीए मामला है, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का जो मामला, उसके जरिए वो दबाव में है। सरकार सीबीआई के थ्रू उन पे दबाव बनाए हुए है और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सरकार के खिलाफ वो जाएंगे। बिल्कुल, आप इस वक्त 24 अकबर रोड पर मौजूद हैं। कांग्रेस का दफ्तर आपके ठीक पीछे नजर आ रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि जब ममता बनर्जी ने अपना समर्थन वापस लिया तब सरकार ने हाथ पैर मारना शुरू किया था। वो हाथ पैर मुलायम तक भी गए, मायावती तक भी गए, और साथ ही साथ खबर यह भी थी कि बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल और एआईडीएमके यानी कि जयललिता की पार्टी की तरफ भी रुख सरकार ने किया है। तो क्या कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि अगर मुलायम भी किनारा कर लेते हैं तो क्या बीजेडी के साथ कोई तालमेल या फिर जयललिता के साथ कोई तालमेल? जी बिल्कुल, राजनीति में आप ये नहीं कह सकते कि कोई परमानेंट फ्रेंड होता है, और ये पूरे इतिहास को अगर आप देखिए, राजनीतिक इतिहास को, तो ये साबित होता है कि हर ऐसा राजनीतिक दल जो अपनी विचारधारा की शुद्धि की बात करती है, तो जब भी ऐसी जरूरत पड़ती है कि उन्हें सरकार बचानी हो तो वो हर ऐसी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करती है। तो ये कहना कि कांग्रेस की ऐसी कोई राजनीतिक मजबूरी है कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के पास नहीं जाएंगी, ऐसा नहीं है। वो हर ऐसी संभावनाएं तलाश कर रही है जिससे कि सरकार बचा सकते हैं। जहां तक मुलायम सिंह की बात है तो सरकार को ये पता है कि वो बहुत ही फिकल अलाइज हैं। उनकी जो भी उनकी अपनी एक मजबूरी हो सकती है कि वो सरकार में है, लेकिन सरकार वो रहे केंद्र में, ऐसा उनकी कोई चाहत है। केंद्र को पता है कि वो ऐसा नहीं सोचते हैं। मामला ये है कि मुलायम सिंह सरकार के खिलाफ जाएंगे कि नहीं। मुझे लगता है सरकार के खिलाफ तत्काल वो नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद चूंकि मुलायम सिंह की ऐसी प्रवृत्ति रही है और इधर हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरह का पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का उन्होंने परिचय दिया है, तो सरकार ये चाहती है कि और अपनी स्थिति को मजबूत करे और पोटेंशियल अलायंस को वो एक्सप्लोर करे। बिल्कुल, लेकिन क्या इस बयान के बाद ममता बनर्जी ने जो फेसबुक पर लिखा कि सरकार ने अनैतिक फैसले लिए हैं, क्या इसके बाद कोई टिप्पणी सरकार की तरफ से आई है या कांग्रेस की तरफ से? जी, अगर आप कांग्रेस में लोगों से बात करें, वहां के राजनेताओं से बात करें, तो उन्हें पता है कि ममता बनर्जी की अपनी कुछ मजबूरी है। ममता बनर्जी का एक वोटिंग क्लास है, उसे वो एड्रेस कर रही हैं। और ममता बनर्जी को ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं था। कांग्रेस के लोगों से अगर बात की, कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार वो ये जानते हैं कि ममता बनर्जी की चूंकि अपनी अपनी वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसे एड्रेस कर रही हैं। और जब से सरकार में वो थी, उन्हें पता था कि एफडीआई डिटेल में सरकार लाने जा रही है, आर्थिक सुधारों के मद्देनजर कड़े फैसले लेने जा रही है। फिर भी ममता बनर्जी उस वक्त तक थी, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अब ऐसी स्थिति है कि उन्हें अपना एक इमेज लोगों के बीच प्रोजेक्ट करना है, तो वो अलग हो गई। तो उनकी किसी भी टिप्पणी को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, कांग्रेस गंभीरता से नहीं ले रही है। बिल्कुल, आप हमारे साथ कौशलेंद्र बने रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि आखिर दीदी ने ऐसे तेवर क्यों अख्तियार कर रखे हैं? दरअसल आर्थिक सुधारों के तहत केंद्र सरकार ने एक और कदम बढ़ा दिया है। विपक्ष के आरोप को अनदेखा करते हुए कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई 26% से बढ़ाकर 49% कर दिया है। कंपनी संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है और इसके अलावा पेंशन सेक्टर में भी एफडीआई को मंजूरी दे दी है। आलोचनाओं और विरोध से बेपरवाह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए सरकार की आर्थिक सुधारों की रेल बेधड़क दौड़ रही है। खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश को मंजूरी और डीजल के दाम बढ़ाने और एलपीजी पर दी जा रही सब्सिडी को सीमित करने के करीब 20 दिनों के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने दूसरे दौर के आर्थिक सुधारों को मंजूरी दे दी। इनमें पेंशन में एफडीआई को हरी झंडी दिखा दी गई और बीमा क्षेत्र में एफडीआई के दायरे को बढ़ाने जैसे अहम फैसले लिए गए। हम लोगों का समर्थन है और हम लोगों का ऐसा मानना है कि एफडीआई के आने से इन दोनों क्षेत्रों में उसका लाभ मिलेगा। और जिस तरह से एफडीआई रिटेल में अगर आएगा तो उससे जो है उपभोक्ता को तो
उसका लाभ मिलेगा ही, उसके साथ साथ किसानों को मिलेगा। उसी तरह पेंशन में और लाइफ इंश्योरेंस में, इसमें भी जो है उससे फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बीमा क्षेत्र में एफडीआई के दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया। कैबिनेट ने एफडीआई की सीमा को 26 से बढ़ाकर 49% कर दिया है। कैबिनेट ने पेंशन क्षेत्र में भी 26% एफडीआई की अनुमति दे दी है। कैबिनेट ने आर्थिक सुधारों की रफ्तार बरकरार रखते हुए कंपनी संशोधन बिल को भी मंजूरी दे दी। इस दौरान कंपनी सुधार बिल को भी हरी झंडी दिखा दी गई और कैबिनेट ने पेंशन सुधार बिल पर भी हामी भरी। हालांकि अब इसके बाद इस बिल को संसद में पास कराना जरूरी हो। भले सरकार इसे आर्थिक सुधारों की दिशा में बढ़ाया गया कदम करार दे, लेकिन सरकार से एफडीआई के मुद्दे पर ही अलग हुई टीएमसी ने इन फैसलों का विरोध करने का फैसला लिया है। कैबिनेट में इंश्योरेंस में और पेंशन में एफडीआई आएगी। मैं मानता हूं कि कोई क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं होगा। अभी जिनमें नहीं है वहां भी होगा। तो जो हालात आज बाजार ने बनाए हैं पिछले 21 वर्ष में, उसका अब वो फुल स्विंग पे आ गया है। इसलिए देश की जनता को फुल स्विंग पे लाए बगैर कोई रास्ता नहीं है देश को बचाने का। सरकार ने दूसरी खेप के आर्थिक सुधारों को हरी झंडी दिखाकर ये साफ कर दिया है कि वो सियासी दबाव में झुकने की बजाय विकास दर बढ़ाने के एक सूत्री कार्यक्रम पर ही काम करे। हालांकि आम आदमी इन बाजार सुधार कार्यक्रमों से कितनी सहमत होता है और विरोधी दल इसके खिलाफ अपनी आवाज को कितना बुलंद कर पाते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। और इस वक्त अतुल अंजान साहब सीपीआई के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल वन न्यूज पर। जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए या अविश्वास प्रस्ताव वो लाएं तो समर्थन इसका किया जाए, आप कितने सहमत हैं? अंजान साहब, सुन रहे हैं आप हमें? तो लगता है संपर्क अतुल अंजान से नहीं हो रहा है। हमारे संवाददाता कौशलेंद्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लगातार 24 अकबर रोड से। कौशलेंद्र, आपके पास आ रहे हैं और ये जानना चाहेंगे सरकार के सामने दरअसल चुनौतियां कितनी हैं, क्योंकि कैबिनेट ने अभी इसे मंजूरी दी है कि 26 की बजाय 49% एफडीआई जो शामिल है बीमा क्षेत्र में और पेंशन सेक्टर में 26% एफडीआई, ये मंजूरी दरअसल कैबिनेट ने दी है। इसे पास तो सदन में कराना होगा, क्या कहता है संख्या बल? जी, जो संख्या बल सरकार की है लोकसभा में, वो अभी करीब 256 की। अगर आप मायावती मुलायम को माइनस कर दें, लेकिन अगर मायावती मुलायम सरकार के साथ आती है, अगर सिर्फ मुलायम ही सरकार के लिए वोट करते हैं तो सरकार तो बच जाएगी। लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस की बहुमत नहीं है और इनके जितने भी अलायज हैं शायद ही कोई इस मामले पे सरकार के साथ है। तो मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा में भी ये इस पूरे जो भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है एफडीआई को, वो पारित करवा पाएंगे। ये पारित करवाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल है और सरकार ये बात जानती है। लेकिन सरकार को चूंकि एक मैसेज देना है, प्रधानमंत्री की अपनी इमेज बहुत खराब हो चुकी थी इस मामले में, जबकि 1991 के आर्थिक सुधार के वो आर्किटेक्ट माने जाते हैं। उसके बाद जिस तरह से उनकी इमेज नीचे गिरती गई, इसलिए प्रधानमंत्री को भी ये बहुत जरूरी था कि आर्थिक सुधार के अंदर वो कड़े फैसले लें और आर्थिक सुधार हेतु जो कड़े फैसले जरूरी हैं उन्होंने लिए हैं। लेकिन मसलन जो मेन मुद्दा ये है कि वो अलायज को अपने साथ ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं। विपक्ष तो उनके साथ है ही नहीं और अलायज भी मुझे नहीं लगता कि उनको इस मामले पर सपोर्ट देगा। राज्यसभा में पहले से उनके पास बहुमत नहीं है और अगर मुलायम सिंह लोकसभा में इस मामले पर सरकार के खिलाफ वोटिंग करें तो इस पूरे मामले का वहां पे पारित होना तो बहुत असंभव है। बिल्कुल। तो राज्यसभा जहां पर सबसे बड़ी परेशानी सरकार के लिए, चाहे वो लोकपाल बिल हो या फिर अब जो बात आने वाली है एफडीआई के मसले को लेकर, राज्यसभा में बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं और मुमकिन ये भी है कि राज्यसभा में बहुमत न होने के चलते इस बिल को पास ना करवा पाए सरकार। लेकिन सवाल इस बीच ये भी खड़ा हुआ है कौशलेंद्र कि सरकार जो मैसेज जनता को देना चाहती है कि वो आर्थिक सुधार चाहती है और बाजार उसका साथ भी दे रहा है। जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों में देखा गया है, बाजार काफी ऊपर पहले से नजर आया, सेंसेक्स के आंकड़े काफी ऊपर तक गए हैं। तो कुल मिलाकर क्या संकेत देने में सफल हो पाएगी?
जी, जहां तक कॉर्पोरेट हाउस का मामला है तो पिछले 15 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ कि सेंसेक्स 19,000 के अंक के ऊपर चला गया। लेकिन जो विपक्षी दल है और इनके जो अलायज हैं वो ये मानते हैं कि कॉर्पोरेट हाउस के कंसर्न को एड्रेस करना, उनके जो भी समस्याओं को एड्रेस करना, ये ज्यादा मायने रखता है कि जनता के हित में जो बात है। तो जनता के साथ ये सारे जो फैसले लिए गए हैं उस मामले पे कांग्रेस कनेक्ट कर पाएगी जनता के साथ, ये एक अहम बिंदु है। क्योंकि जनता जिस तरह से सरकार से नाराज चल रही है, एक आप जनमानस को देखें तो ये लगता है कि सरकार से जनता नाराज है। और भ्रष्टाचार के मामले पे जिस तरह से विपक्ष ने सरकार को घेरा और सरकार सचमुच डिफेंसिव फील कर रही थी, लेकिन इधर हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरह से बीजेपी ने आप ये कहें हिपोक्रेसी दिखाई है, पहले जबकि उन्होंने एफडीआई के मामले पे जब उनका ये प्रपोजल था कि वो 100% रिटेल में एफडीआई लाने जा रहे हैं, लेकिन जब कि उनकी सरकार नहीं है और कांग्रेस ऐसा कर रही है, यूपीए ऐसा कर रही है, तो इसके खिलाफ जा रही है। तो जनता के बीच शायद वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो हम तो ये करना चाहते हैं लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं चाहता, तो शायद इस मामले पे सरकार कुछ पॉइंट स्कोर कर जाए विपक्ष पे। बिल्कुल, और रिटेल में एफडीआई के मसले पर बहुत ज्यादा विरोध हमने भी देखा, सड़कों पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नजर आई। लेकिन सवाल जब बीमा के क्षेत्र में एफडीआई के 26% का था तब भारतीय जनता पार्टी इस फैसले के साथ खड़ी थी, लेकिन अब जब 26 से 49 तक जा रहा है तो क्या बीजेपी साथ नजर आएगी? जी, पहले बीजेपी ने ये कहा था पेंशन के मामले या बीमा के मामले में एक पर्टिकुलर कैप हो, अगर एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक एफडीआई आएगी तो बीजेपी इसका सपोर्ट करेगी। लेकिन जिस तरह से सरकार ने कुछ फैसले लिए हाल फिलहाल के दिनों में, आर्बिट्रेरी फैसले आप कह सकते हैं कि जो संसदीय समिति थी जिसके अध्यक्ष यशवंत सिन्हा थे, उसमें कांग्रेस के मेंबर थे और ये सर्वसम्मति से पारित हुआ था कि सरकार अगर इस तरह के कोई फैसले करती है एफडीआई पे बीमा क्षेत्र में या पेंशन क्षेत्र में तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी। लेकिन जिस तरह से कल 26 से 49% गवर्नमेंट ने कर दिया तो उन्हें एक मौका मिल गया है, जो कि पहले से भी वो अवसरवादिता अपनी दिखा रहे थे। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इस मामले में गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल, तो बड़ा सवाल अब भी ये खड़ा हुआ है कि एफडीआई आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। लेकिन इस बीच लगता यह है कि 2014 के चुनावों के लिए अपनी पृष्ठभूमि कांग्रेस तैयार करना चाहती है। जी बिल्कुल, कांग्रेस बस ये चाहती है जनता के बीच ये मैसेज दे सके कि जिस तरह से देश के आर्थिक हालात नीचे आए और जिस तरह से इकोनॉमिक मेल्टडाउन है पूरी दुनिया में, आर्थिक जो आप कह सकते हैं मंदी का दौर है, उससे अगर भारत को उबारना है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की बहुत जरूरत है। जैसे बीमा क्षेत्रों को अगर आप लें, बीमा क्षेत्र को तो सरकार ने कहा कि 62,500 करोड़ रुपए की जरूरत है सरकार को अगले 5 सालों में। तो अगर एफडीआई नहीं होगा तो सरकार के पास वो पैसे आएंगे नहीं। और बीमा क्षेत्र आज के दिन बहुत मुसीबत की स्थिति में, अब इंटरनल जो भी प्लेयर्स हैं वो इस स्थिति में नहीं है कि इंश्योरेंस को, बीमा जो पॉलिसी होल्डर थे उनको इंश्योरेंस दे सकें। बिल्कुल कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीधा संकेत ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया है कि सभी दल उनका सहयोग करें, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जाए। और इस सरदारी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं ममता बनर्जी, और उनकी सीधी सीधी यही मांग है कि सरकार के जो सभी मंत्री हैं या फिर जो दूसरे दलों के नेता सरकार के साथ शामिल हैं और मंत्री पद संभाल रहे हैं, वो अपने अपने मंत्रालयों से इस्तीफा दे दें। लेकिन सवाल इस बात का है कि कितना इस आह्वान का असर अन्य दलों के नेताओं पर पड़ेगा, ये देखना होगा। सियासत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। देख लिया बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी